नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक अरस्वाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल फैक्ट विद अभिषेक पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि हम या फिर सेकंड पार्ट ऑफ बीजेपी। हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि किस प्रकार जंक्शन से लेके और बीजेपी की शुरुआत हुई थी। आज हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे कि बीजेपी के वो कौन से मुख्य लीडर थे जिन्होंने कांग्रेस के समान, जिनकी शुरुआत कांग्रेस मुक्त भारत से थी और आज वो पार्टी कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को इतना ऊपर उठाया था। और इसी सिलसिले में हमने पिछली क्लास में कोशिश समझाने की कोशिश की थी 1992 में बाबरी मस्जिद के गिरने के कारण ये क्या हुआ मुद्दा, या फिर बीजेपी पे बहुत सारे आरोप लगे थे कि ये सांप्रदायिक पार्टी है वगैरह वगैरह, और फिर ये मुद्दा कोर्ट में चला गया जिसका डिसीजन 2019 में आया था। इसी बीच आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी वो है, अगर बीजेपी का आज श्रेय जा रहा है कि बीजेपी को वर्ल्ड में राजनीतिक पार्टी के रूप में देखा जाता है, तो उसका सारा श्रेय किसको जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है, अगर प्राथमिक श्रेय देखे तो। क्योंकि बीजेपी को क्योंकि अटल बिहारी जनसंघ से लेके वर्तमान बीजेपी तक के सबसे प्रमुख नेता थे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि अटल बिहारी बहुत ही हाजिर जवाब थे और ये अविवाहित थे। लगभग 25 साल की उम्र में इन्होंने अविवाहित रहने का फैसला कर लिया था कि ये शादी नहीं करेंगे और अपना सारा जीवन किन को देंगे? देश को समर्पित करेंगे। और इन्हीं के नेतृत्व में भारत पाक बस यात्रा शुरू हुई। भारत पाक बस यात्रा की भारत, और ये खुद उस बस में बैठ के पाकिस्तान गए थे। एक बार का दृश्य होता है कि जब पाकिस्तान ये गए थे तो पाकिस्तान में ये क्या एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो एक महिला पत्रकार ने इनसे पूछा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और कर लूंगी अगर आप मुझे कश्मीर दोगे तो अटल जी ने जवाब दिया कि मैं तुमसे शादी करके बेशक तुम्हें कश्मीर दे दूंगा, लेकिन मेरे को दहेज में क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। तो ऐसे कई अपनी मतलब भाषा के प्रति और जो अपनी बात को एकदम सीधा और स्पष्ट रखने के लिए अटल जी जाने जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1996 में मात्र 13 दिन के लिए बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने गांधी जी के भारत छोड़ो यात्रा में भी सहयोग किया था, और क्या हुआ कि ये प्रमुख जो आंदोलन थे और जनसंघ के स्टार प्रचारक भी रहे थे। और इमरजेंसी के टाइम में क्या हुआ, जनसंघ पे जब इनकी सभी जो ऑफिस थे जनसंघ के उनको सील कर दिया गया था, जो इमरजेंसी लगी थी, और इनको जेल में भी डाल दिया गया था। हालांकि बाद में ये वापस उभर के आए और 1996 में इनकी सरकार बनी थी और मात्र एक वोट के कारण इनकी सरकार गिर गई थी। जनता पार्टी की सरकार में फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे। और अटल जी ने फिर से जब 1996 में इनका 13 दिन का पीएम का कार्यकाल खत्म हो चुका था, तो वापस 1998 में इन्होंने के चुनाव में इन्होंने 177 सीट पर बीजेपी को विजय दिलाई थी। ऐसा माना जाता है कि 1999 में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने अटल जी को मध्य रात्रि को कॉल करके कहा कि जो पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ है वो कह रहे हैं कि मैं भारत पे न्यूक्लियर अटैक करना चाहता हूं या करूंगा। तो फिर अटल जी ने जवाब दिया कि मैं 25% भारत को सेक्रीफाइस करने के लिए, अगर मरते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं आपको इसी के साथ वचन देता हूं कि पाकिस्तान कल सुबह का सूर्योदय नहीं देखेगा। इसी अपने बात के लहजे के कारण अटल जी को ही, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो अटल जी को ही बेनजीर भुट्टो को जवाब देने के लिए यूएन में, ओपोजिशन पार्टी के लीडर अटल जी को यूएन में जवाब देने के लिए भेजा गया था। देखो, बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता है ना, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनमें एक बात सिमिलरिटी है, चाहे वो कैसे भी हो, उनमें देशभक्ति की भावना बहुत है। तभी तो अटल जी ने कहा था कि अगर पार्टी को छोड़कर सत्ता मिले तो मैं ऐसी सत्ता को क्या है, चिमटे से भी नहीं छूना चाहूंगा ना। ये चीजें इनके पॉलिटिकल इथिक्स को दर्शाती है कि ये अपनी जो राजनीतिक कार्य है उनके प्रति कितने सजग थे और नैतिक कर्तव्य से बंधे हुए थे। इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ये पार्टी बढ़ रही थी,
लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने राम रथ यात्रा की थी, लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्होंने जो राम रथ यात्रा की थी और जो कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के जो कारण थे, इसके चलते बीजेपी पर क्या लगे, सांप्रदायिक पार्टी होने के आरोप लगे थे। इसी कारण से अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 2014 तक बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी और 2014 में बीजेपी को सबसे मुख्य चेहरा मिला था, अपना सबसे मुख्य चेहरा मिला था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कहां से थे क्या? अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने क्यों इतनी बड़ी जीत ली? क्योंकि जब जहां एक तरफ पार्टी पे एलिगेशन थे कि वो सांप्रदायिक पार्टी है, मोदी जी ने सबका साथ, नरेंद्र भाई मोदी ने सबका साथ, सबका विकास कार्यक्रम को लेकर चलने के कारण इन्होंने वापस जनता पे क्या कर ली, अपनी पकड़ बना ली थी। तो आइए हम, ये थी अटल जी की बात, और हम इनके दूसरे जो लाल कृष्ण आडवाणी की मैंने राम रथ यात्रा पे अपनी पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अब देखते हैं नरेंद्र मोदी जी के करियर की शुरुआत कैसे हुई। देखिए नरेंद्र मोदी जी का जन्म आप सबको पता है गुजरात में हुआ था और मात्र 17 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया गया था। इन्होंने अपने करियर के मोटिव को तलाशते हिमालय भी गए थे और कहते हैं इन्होंने चाय का भी काम किया था, चाय रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। और जब ये हिमालय पे गए तो इनको पता चला कि मेरा जो मोटिव है या मेरा लक्ष्य है या फिर जो मेरा मन है वो समाज सेवा में है। तो फिर इन्होंने किसका हाथ थामा था? आरएसएस का हाथ थाम लिया था। आरएसएस का हाथ थाम लिया था। आरएसएस के बाद जब 1985 में इमरजेंसी लगी थी ना, तो इमरजेंसी में जो सरकार के कार्य, आपको पता है मीडिया वगैरह पे सब पे रोक थी और सरकार के कार्यों को एक्सपोज करने का जो जिम्मा था वो पेम्पलेट के माध्यम से छुआ गया था कि भाई पेम्पलेट छाप के ऐसा कुछ किए थे। और पेम्पलेट में क्या किया गया था, पेम्पलेट जो लगवाने की जिम्मेदारी वो नरेंद्र मोदी ने संभाली थी और नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, पेम्पलेट को छपवा दिया था। और जो वर्तमान प्रधानमंत्री है इन्होंने, अब उसमें उस टाइम जेल में भी डाल देते थे, लेकिन इन्होंने सभी से कार्यों से निडरता पूर्वक सामना करते हुए लगभग पार्टी को अपने पक्ष में कर लिया था। बाद में केंद्र तक इनकी पहुंच हो गई थी और 2001 में केशुभाई पटेल की मृत्यु के बाद में इनको क्या किया गया, गुजरात के सीएम दावेदार के लिए इनका नाम घोषित कर दिया गया था। अब जैसे ही 2001 में, लेकिन आपको पता है ना वक्त कभी सही तो कभी खराब भी होता है। 2002 में गोधरा कांड ने पूरे गुजरात को बदल के लग दिया था। जो हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे पूरे के पूरे एलिगेशन मोदी सरकार पे आ गए थे, जिस कारण बीजेपी की बैठक भी हुई थी कि मोदी जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनके जो सभी इनको क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन उस टाइम में जब पार्टी की मीटिंग हुई और पार्टी ने कहा कि मोदी जी को क्या करना चाहिए कि इस्तीफा दे देना चाहिए, तो बाद में ये डिसाइड हुआ कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा, पार्टी के जो मोस्टली नेता थे उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अब क्या हुआ, बीजेपी ने धीरे धीरे जैसे 2014 में जीत हासिल की और हालांकि बाद में इन्होंने गुजरात को डेवलप के मार्ग पे उतार दिया था और 2014 में इनकी जो छवि है वो लगातार बढ़ने के कारण और गुजरात में इनके सपोर्ट के कारण केंद्र में भी इनको प्रधानमंत्री दावेदार के लिए इनका नाम घोषित कर दिया गया था और 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अब इन्होंने क्या किया था कि कांग्रेस का कैसे खात्मा किया, देखो इतनी ठीक है। और एक इनका भी किस्सा है 1992 में, क्या देखो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था कि जब 370 जम्मू कश्मीर में के तहत स्पेशल स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया गया था, तब इन्होंने क्या किया था, श्रीनगर के लाल चौक पे इन्होंने कहा कि झंडा फहराएंगे। इससे पहले 1992 से पहले कश्मीर ने भारत के झंडे को नहीं अपनाया था। तो मुरली मनोहर जोशी और मोदी जी ने मिलकर क्या किए थी, कन्याकुमारी से लेके कहां तक की यात्रा, श्रीनगर की तक की यात्रा की थी। अब चूंकि श्रीनगर तक की यात्रा करने तो आतंकवादियों ने इनको धमकी दी थी कि लाल चौक पे आप तिरंगा नहीं पहनाओगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को की धमकियों को नकारते हुए 1992 में श्रीनगर के लाल चौक पे तिरंगा पहनाया था। ऐसे निडर विचारधारा के कारण नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद मिला था। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे चुनाव आते आते कांग्रेस पार्टी का सफाया होने लगा। तो इसका रीजन ये था कि कांग्रेस मुक्त भारत, देखिए
कांग्रेस मुक्त भारतीय गांधी जी की विचारधारा थी। क्योंकि कांग्रेस को किस लिए बनाया गया था? कांग्रेस को इसलिए बनाया गया था कि तत्कालीन जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी बातचीत रख दे, या फिर जो भारतीय लोगों का एक मंच के रूप में इसको स्थापित किया गया था। लेकिन जब 1947 में आजादी मिल गई थी तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ और लोगों ने अलग अलग पार्टियां बना के ये एक राजनीतिक पार्टी के रूप में चलती रही। अब क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी थी। अब चूंकि राहुल गांधी को आप सभी को पता है कि राजनीति, हालांकि इन पे वंशवाद का तो प्रभाव है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक तो करप्ट के चार्जेस कांग्रेस पार्टी में बहुत है, दूसरा इसमें वंशवाद भी रहता है। तो राहुल गांधी के जब बीजेपी ने कांग्रेस पे वंशवाद का आरोप लगाया तो राहुल गांधी इन सवालों को झेल नहीं पाए थे, और जिसके कारण क्या हुआ, बहुत से गलत डिसीजन कांग्रेस ने लिए, और कांग्रेस के गलत डिसीजन के कारण ऐसे व्यक्ति जो कांग्रेस के साथ हमेशा रहते थे, गुलाम नबी आजाद, उन्होंने जम्मू कश्मीर में क्या किया था, अपनी एक डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई थी और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, कांग्रेस में फूट पड़ती रही, और कांग्रेस में फूट पड़ने के कारण कांग्रेस क्या हुई, विभिन्न स्टेटों से चुनाव हारती रही, और वहीं बीजेपी को न केवल प्रधानमंत्री पद, बाकी लगभग 16 स्टेट में इनकी सरकार थी, और 5 स्टेट में शायद इनकी गठबंधन की सरकार थी, और वर्तमान में इनकी 12 सरकार है स्टेट में, 12 स्टेट में बहुमत की सरकार है, 5 जो क्या थी, गठबंधन की सरकार है वर्तमान में। इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि इनका गैप कैसे आया, लेकिन पहले मैं ये बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी का इनके गलत डिसीजन के कारण कांग्रेस पार्टी क्या हुई, धीरे धीरे आपसी फूट के कारण कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ती रही। इधर नरेंद्र मोदी लगातार अपनी विचारधारा को बढ़ा रहे थे। हालांकि क्या हुआ, जिस बीच इनके जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो क्या था, उरी स्ट्राइक, पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक, 370 का हटाना, ये सब जो बीजेपी के बोल्ड डिसीजन थे नरेंद्र मोदी के। इस कारण इनको क्या हुआ, न केवल भारत में बल्कि वर्ल्ड लीडर के रूप में भी इनकी फॉरेन पॉलिसी ने वर्ल्ड में भी इनको पहचान दिलाई और वर्ल्ड लीडर के तौर पे देखा गया था। इसी कारण माना जाता है कि जनसंघ जो कि लगभग 11 मेंबरों से स्टार्ट हुआ था और आज वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। धीरे धीरे क्या हुआ, अब राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया कि पुलवामा अटैक पर भी, कि पुलवामा एयर स्ट्राइक फर्जी है, इस पे भी क्वेश्चन कर दिए। देखिए, जब देश में कभी कुछ काम किया जाता है ना, सबसे पहले राष्ट्र होता है। बीजेपी की विचारधारा है कि पार्टी व्यक्ति से पहले पार्टी, पार्टी से पहले राष्ट्र। मैंने आपको बताया था कि बीजेपी में चाहे कितनी भी चीजें क्यों ना हो, लेकिन इनका मोटिव एक रहता है, इनके लिए सबसे ऊपर देशभक्ति रहती है। और उस समय अगर कोई व्यक्ति पुलवामा जैसी एयर स्ट्राइक पे सवाल उठा सकता है, तो आप देख सकते हो कि कहां पर चीजें जा रही है। लेकिन हालांकि बाद में इनको अपने इस बयान से क्या हुआ, मुकरना भी पड़ा। धीरे धीरे चल के क्या हुआ कि कांग्रेस की स्थिति डाउन होती गई। अब मैं बता रहा हूं कि जो ये सरकारें थी ना, इनमें गैप क्यों आया, क्योंकि राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनमें गठबंधन की सरकारें थी। और इस कारण इनमें जैसे महाराष्ट्र में जो शिवसेना थी और इसमें शिवराज सिंह चौहान की जो पार्टी को बाद में, इससे पहले कांग्रेस भी यहाँ गठबंधन में थी, लेकिन बाद में लगभग 13 साल या 15 साल के बाद शिवराज चौहान को वापस बीजेपी की सरकार बनाने का मौका मिला था। तो हालांकि बहुमत की सरकार बीजेपी के पास अभी भी है। अब देखिए, बीजेपी की जो डाउनफॉल है ना, वो क्या है कि महंगाई और रोजगार के अवसर। देखिए, एक इतनी बड़ी, आप भी समझदार है कि इतनी बड़ी कंट्री में जहां जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, वहां सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि आप लोगों का मोटिव क्या होता है कि हमारा यहाँ की जो जनरेशन है उसी का बता दो। हमारे क्या होता है कि बच्चे को 12वीं पढ़ो, 12वीं से कॉलेज करो, कॉलेज के बाद यूपीएससी की तैयारी करो, या फिर आरएएस की तैयारी करो, या फिर बैंक की तैयारी करो और नौकरी मिल जाएगी। इसी जनरेशन के कारण क्या होता है, और दूसरा, लोगों को ऐसा विश्वास दिला गया है कि प्राइवेट जो काम करते हैं उसमें स्थायित्व नहीं होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां जिनमें गवर्नमेंट से ज्यादा स्थायित्व है, बकायदा वो आपसे पूरे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाती है, उसके बाद ही लेती है ना। लेकिन अपनी जॉब की अनसिक्योरिटी के डर से क्या होता है, लोग क्या करते हैं, सरकारी जॉब्स की तैयारी करते हैं, फिर उनको रोजगार नहीं मिलने के कारण वो एलिगेशन सरकार पर थोपते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शायद बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद ही क्या हुआ है
आपने नोटिस किया कि इन्होंने स्टार्टअप के लिए प्रोग्रेस किया है कि विभिन्न प्रकार की बैंकों से लोन की सुविधा आसानी से करवा दी, ताकि हर व्यक्ति क्या कर सके, अपने स्टार्टअप को क्या कर सके, इजीली आगे बढ़ा सके। इसी प्रकार की एक और दूसरा है महंगाई। तो महंगाई पहले कोविड आ गया था, कोविड के बाद रशिया यूक्रेन, क्योंकि रशिया ऑयल एक्सपोर्ट का अकेला हकदार है, उसके पास फर्टिलाइजेशन के ज्यादा सिस्टम है, और इस युद्ध के कारण क्या हुआ, उसकी भी कमी होने लगी। तो महंगाई वैश्विक मंदी दर को इस मंदी के दौर से ही देखा जाने लगा। ये दो एलिगेशन लगे हैं। बाकी बीजेपी ने अपने कार्यकाल में बहुत से अच्छे काम किए, जिसे जो देशभक्ति के लिए, मोस्टली हम कह सकते हैं कि देशभक्ति के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको पार्टी के बारे में समझा रहा हूं, क्योंकि इनके जो बोल्ड डिसीजन है ना, वो तो लगभग सभी जगहों पे क्या है, गिने जाते हैं, और इनकी फॉरेन पॉलिसी है वो भी अद्भुत है। तो ये करके बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, और हालांकि कांग्रेस भी धीरे धीरे कई जगह अपनी छवि वापस से बना रही है, सॉफ्ट हिंदू पॉलिसी भी अपना रही है। लेकिन ये आपके सामने जो था ना, ये था कि पूरी बीजेपी का स्टार्टअप कैसे हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के जो बोल्ड डिसीजन थे, नरेंद्र मोदी के जो डिसीजन थे, लाल कृष्ण आडवाणी की जो राम रथ यात्रा थी ना, ये सारी चीजें उस पार्टी की जो आज वर्ल्ड में नंबर 1 है, उसके बढ़ने में इनका मुख्य हाथ है। वर्तमान में अगर हम प्रेडिक्शन लगाए कि क्या है आगे का, तो देखिए पार्टियां चलती रहती है, अपन को देखना है कि अपनी चीजें कहां तक जा रही है। हालांकि बीजेपी ने कुछ खास जगह पे हार नहीं दर्शाई, जहां पे उनकी बहुमत की पार्टी है, एक दो जगह को छोड़ के, बाकी ये सब गठबंधन की सरकारें थी जहां पे बीजेपी हारी है। और लगातार इनके नेतृत्व में जो काम चल रहे हैं वो भी काफी हद तक, जैसे स्टार्टअप के लिए लोगों को रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, आसान ऋण उपलब्ध करवाया है। आज हर जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए, चाहे किसानों के लिए, चाहे पीएम आवास योजना देख लो, चाहे उज्ज्वला योजना देख लो, चाहे सौभाग्य योजना देख लो, ये सारे वो योजना है जिनको किसानों तक लाभ पहुंचा है, और लगातार किसान प्रगति पे आए हैं। तो ये था बीजेपी का सेकंड पार्ट। आई होप मैंने अपने दोनों पार्ट में आपको बीजेपी की जो स्टार्टिंग है वो बताई है कि कहां से बीजेपी स्टार्ट हुई थी और कहां तक जा रही थी, है ना। ये सारी चीजें बाकी मेरा कतई ये मानना नहीं है कि पार्टी पक्ष, या आप में से कई लोग बोल सकते हो कि भाई पार्टी की पक्ष में बात कर रहे हैं, लेकिन पक्ष में नहीं, ये सारी हकीकत है। चाहे आप जाके कहीं पर भी सर्च कर लो, ये सारी जो इन्होंने काम किए ये उन्हीं पर है। आई होप मेरे दोनों सेशन से आपको जनसंघ से लेकर बीजेपी की पूरी स्टार्टिंग और वर्ल्ड की नंबर 1 राजनीतिक पार्टी बनने की कहानी पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूं आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और देखिए, आप लोग वीडियोस देखते हैं, हमारे पास आता है मैसेज की वीडियोस काफी लोग देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये जानकारी लाने में काफी मेहनत लगती है। इसलिए आपको तो सिर्फ एक बटन ही दबाना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।